हेलो। आज की क्लास में हम पाइथन के डेटा टाइप्स और पाइथन में जितने टाइप के वेरिएबल्स ऑपरेटर्स हैं हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पाइथन के डेटा टाइप्स पे। अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें पाइथन के, तो उसके अंदर हमारे आता है नंबर, सीक्वेंस टाइप, बुलियन, सेट एंड डिक्शनरी। नंबर अगर हम बात करें तो नंबर में भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फ्लोट है। डिक्शनरी हो गई, बुलियन है, सेट है एंड सीक्वेंस टाइप है। सीक्वेंस टाइप के अंदर आपके स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल ये आपके आ जाते हैं। कल की क्लास में जो हमने देखा था, हमने नंबर देखा था और स्ट्रिंग को हमने देखा था कि नंबर हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं पाइथन के अंदर और किस तरह से उसके अंदर वर्किंग करते हैं, एंड स्ट्रिंग को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारा पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिफ़ाइन करना और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करना, इट्स वेरी इजी। तो आप सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल्स टू आप नंबर आप स्टोर करा देंगे तो ये नंबर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो a इक्वल्स टू 5 या b इक्वल्स टू 40.5, तो यहाँ पे आप फ्लोट टाइप का आप वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग का मतलब क्या है, इसके अंदर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए आप डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट का भी आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करने के लिए। अगर मुझे एक सिंगल स्ट्रिंग आपको देनी है तो आप डबल कोट्स में एक सिंगल लाइन स्टोर करते हैं, तो ये जो लाइन है वो str के अंदर स्टोर हो गई। अगर आपको मल्टीपल लाइन अगर आपको स्टोर करनी है तो हम वो ट्रिपल कोट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। ट्रिपल कोट का यूज़ करें और उसको आप मल्टीपल लाइन का डेटा जो है वो आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रिंग की बात करें और स्ट्रिंग में अगर हमें कोई वैल्यू रीअसाइन करना है, अगर हमें चेंजेस करने हैं, तो आप वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे str है, str के अंदर हमने हेलो स्टोर करा, अब उसकी फर्स्ट जो लेटर है आपको वो चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे, जैसे कि हम एरे में यूज़ करते हैं। तो str 0 इक्वल्स टू हमने कोई एक करेक्टर स्टोर करा दिया। तो जैसे सी के अंदर एक सिंगल करेक्टर या फिर स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंस होता है, उस तरह पाइथन के अंदर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। पाइथन के अंदर सभी आपके अगर करेक्टर है या स्ट्रिंग है, दोनों ही डबल कोट, ट्रिपल कोट या सिंगल कोट के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपको स्ट्रिंग को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपका डेल कीवर्ड यूज़ किया जाता है, डेल एंड स्पेस, और आप वेरिएबल का नाम लिख दें, वो वेरिएबल जो है डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम उसके बाद बात करते हैं लिस्ट की। हमने लास्ट टाइम लिस्ट और टपल हमने दोनों ही पढ़े थे। लिस्ट में हम कैसे काम करते हैं, टपल में हम कैसे काम करते हैं। लिस्ट को डिक्लेयर करना, उसमें इटरेशन करना, वैल्यू एक एक करके दिखाना, ये हमने देखा था। बट लिस्ट में हमने अपडेटिंग नहीं देखी थी कि लिस्ट में हम अपडेट कैसे करते हैं। अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट बेसिकली इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप। लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल का मतलब होता है कि जिसमें आप अपडेट कर सकते हैं, यानी कि आप चेंजेस कर सकते हो। तो चेंजेस करने के लिए अगर आपको लिस्ट के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करने के लिए आपके पास यहाँ पे अपेंड और इंसर्ट नाम के फंक्शंस मेथड अवेलेबल हैं, जो पाइथन के प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। तो इससे हम कैसे चेंज करेंगे, आप इससे नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, या फिर जो करंट लिस्ट आपके पास दे रखी है, इस करंट लिस्ट के अंदर कोई एक वैल्यू अगर आप बदलना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए हम एक बार देखते हैं कि हम वो कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे। तो ये हमारा पाइथन स्टार्ट है, इसमें हम अपनी पुरानी फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। हमारी जो लिस्ट की फ़ाइल है हम वो ओपन कर लेते हैं। तो चलिए लिस्ट के अंदर हम बात करते हैं। जैसे अगर हमें ऐड करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, चेंजिंग द वैल्यू। अगर आप कोई एक वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे मेरे पास लिस्ट अवेलेबल है। इस लिस्ट में अगर मैं बात करूँ तो 1 to 7 हमारे पास नंबर है। लिस्ट बिल्कुल एरे की तरह काम करता है, इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 तक चलेगी ये। तो अगर मैं लिस्ट के 5th इंडेक्स पे वैल्यू चेंज कर दूँ, तो लिस्ट ऑफ 5 इक्वल्स टू 10 अगर हमने कर दिया और उसके बाद मैं लिस्ट को प्रिंट करती हूँ, तो हम कैसे करके इसका आउटपुट देंगे। मैं इसमें आपको बाकी की लाइन कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने ये ट्रिपल कोट किया और यहाँ पे भी मैं ट्रिपल कोट कर देती हूँ। ओके, तो इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद जस्ट हमने क्या करा है,
यहाँ पे लिस्ट डिक्लेयर करी है, लिस्ट को प्रिंट किया है और यहाँ पे हमने वैल्यू उसकी 5th पोजीशन की वैल्यू चेंज की है और उसको प्रिंट किया है। लेट्स चेक द आउटपुट। F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो जो 5th नंबर की वैल्यू है यानी कि वैल्यू नंबर 6 वो हमारी क्या हो गई 10 में अपडेट हो गई। तो इस तरह से आप एक कोई भी एक सिंगल वैल्यू को आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपको इसके अंदर अपेंड करना है, कोई एक वैल्यू आपको अपेंड करनी है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। उसको करने के लिए क्या करेंगे, लिस्ट के साथ जब आप डॉट लगाएंगे, यानी कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, लिस्ट के साथ जैसे ही आप डॉट लगाते हैं और तो ये सारे फंक्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं जो लिस्ट के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। आपको सॉर्टिंग करनी है, आपको रिवर्स करना है, रिमूव करना है, पॉप करना है, इंसर्ट करना है, तो देखो डिफरेंट टाइप के आपके पास फंक्शन है। तो इसके अंदर पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, अपेंड। तो अपेंड करते ही आप क्या करेंगे, आप एक वैल्यू देंगे, ठीक है। अपेंड में मैंने दे दिया 100 और उसके बाद मैंने लिस्ट प्रिंट कर दी। तो इसके बाद इसका आउटपुट क्या आएगा, सेव करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए जैसे ही इसने अपेंड करा तो न्यू वैल्यू ऐड करने के बाद इसने लास्ट में वो नई वैल्यू ऐड की है। तो अपेंड से क्या होता है, एकदम से एंड ऑफ द जो लिस्ट होता है उसमें आपकी एक वैल्यू ऐड हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद अगर इसमें डिलीट करना है आपको, तो डिलीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिलीट करने के लिए इसमें डेल कीवर्ड यूज़ किया जाता है। डिलीटिंग द वैल्यू, हमने लिस्ट ऑफ ज़ीरो यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू थी उसको मैंने डेल कर दिया, यानी कि डेल में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मैंने डिलीट कर दी ज़ीरो इंडेक्सिंग की, और फिर हम इसको प्रिंट करते हैं। तो आउटपुट देखिए, आउटपुट देखेंगे तो देखो ये डिलीटिंग द वैल्यू यानी कि वैल्यू डिलीट करी तो हमारा क्या आ गया, वन हमारा डिलीट हो गया और लिस्ट हमारे कहाँ से शुरू हुई, 2 से शुरू हुई है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप डिलीट करना चाहते कोई स्पेसिफिक वैल्यू, अगर आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो तो वो भी हम डिलीट कर सकते हैं। उसको डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, डिलीटिंग द स्पेसिफिक वैल्यू आप करेंगे लिस्ट के साथ डॉट रिमूव और प्रिंट करेंगे लिस्ट को। तो रिमूव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक वैल्यू दे रहे हैं, यानी कि डेल कीवर्ड एक पोजीशन की वैल्यू डिलीट करने के लिए यूज़ होता है और रिमूव जो मेथड होता है, जो फंक्शन होता है वो हमारा वैल्यू डिलीट करने के लिए होता है। कोई वैल्यू आप दोगे वो डिलीट हो जाएगा। सेव करके आप चेक करो तो यहाँ पे आप देखो हमने डिलीट किया था 3, तो देखो 3 डिलीट हो गया, 2 4 5 10 700। तो जो न्यू वैल्यू थी वो हमारी उसमें से एक वो वाली वैल्यू डिलीट हो गई है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें, अगर लिस्ट को सॉर्ट करना है तो चलिए सॉर्टिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रिंट में मैंने लिख दिया सॉर्टेड लिस्ट। अगर आप लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लिस्ट डॉट सॉर्ट नाम का जो फंक्शन है वो आप कॉल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप प्रिंट करेंगे लिस्ट को, ठीक है। सेव करेंगे, F5 करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू दिखा रहा है वो सॉर्टेड वैल्यू दिखा रहा है, जो भी वैल्यू आएगी वो सॉर्टेड आ जाएगी। तो इसके प्री डिफाइंड फंक्शन है उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं सॉर्ट करने के लिए, देखने के लिए, डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट अब हम इसमें आते हैं, लास्ट जो हमारा है इसमें मैं आपको एक एक करके वैल्यू को प्रिंट करना बताती हूँ, यानी कि आप एक लिस्ट में से एक एक वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे। तो हमने मैसेज पास करा प्रिंटिंग ईच वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। जब भी हमें एक एक करके वैल्यू हमें प्रिंट करनी है तो हम इसमें लूप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा फॉर लूप यूज़ होता है। फॉर लूप का भी हमारा टॉपिक आया नहीं, बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हम लूप की हेल्प से हम कैसे प्रिंट करते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स है, सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर, फिर आप एक वेरिएबल लेंगे, ये जो ए है वो ए एक वेरिएबल है। देन इन इट्स अ कीवर्ड, आप इनका यूज़ करेंगे और लिस्ट का वेरिएबल आप लिखेंगे। यहाँ पे ये लिस्ट इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो लिस्ट में से एक एक वैल्यू है वो हमारी ए में चली जाएगी, ठीक है। फॉर लूप एक एक करके वो लिस्ट में से एक एक वैल्यू लेगा और ए को ए में स्टोर कराएगा और बाद में हमने क्या कर दिया, हमने प्रिंट करा ए को, ठीक है। ए को हमने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। चेक करिए तो यहाँ पे देखिए इसने एक एक करके सारी वैल्यू क्या कर दी, उसने फॉर लूप की हेल्प से इसने इटरेट कर दिया, यानी कि प्रिंट कर दिया, ठीक है। 2 4 5 7 10 100।
तो इस तरह से हमारा क्या होता है, लिस्ट के अंदर हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के अभी हमने फंक्शन देखे कि जिससे हम लिस्ट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। डिलीट है, रिमूव है, डेल है, देन इंसर्ट है, इटरेट करना हो गया, हम एक एक करके वैल्यू को इटरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टपल की। तो टपल क्या है, बेसिकली टपल आपके लिस्ट से बिल्कुल एकदम सिमिलर है। जैसे हम टपल को जैसे हम लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से हम टपल को डिक्लेयर करते हैं। बस लिस्ट जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है, टपल आपका पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। और इसके अंदर हमारा क्या है, कॉमा से हम वैल्यू सेपरेट करते हैं, ठीक है, कॉमा से डिफरेंट होते हैं। बट लिस्ट और टपल के अंदर डिफरेंस क्या है कि टपल इज़ अ रीड ओनली डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि इसके अंदर जो भी आपने डेटा एक बार स्टोर कर दिया वो एक बार ही स्टोर होगा, उसके अंदर आप अपडेट नहीं कर सकते, आप साइज मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, वैल्यू नहीं बदल सकते। ये आपका टपल का आप एडवांटेज भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, बट लिस्ट से वो डिफरेंट है कि टपल में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक बार टपल में भी चेक कर लेते हैं। तो हम लास्ट अपनी टपल वाली फाइल ओपन करते हैं, ठीक है। तो टपल के अंदर हम देखते हैं, ये रहा। तो टपल में हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने 2 टपल हमने डिफाइन करे थे। टपल को प्रिंट करना, उसका टाइप चेक करना, उसके हमने कुछ फंक्शंस यूज़ करे थे, और यहाँ पे हम जो है स्लाइस ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं लिस्ट टपल में से कुछ वैल्यूज़ को देखने के लिए। हमने लेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टपल में हम कोई डेटा ऐड करते हैं, एडिंग अ डेटा। अगर डेटा ऐड कर रहे हो यानी कि टी ऑफ 0, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट में आप वैल्यू अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, टी ऑफ 0 इक्वल्स टू 100, और फिर हम टपल को प्रिंट करा रहे हैं, यानी कि प्री डिफाइन हमारा जो टपल हमारा डिफाइन हुआ है उसमें कोई एक वैल्यू चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है। तो सेव करेंगे F5, आप आउटपुट चेक करें। आउटपुट चेक करने के बाद देखो इसने एक एरर दे दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एरर शो कर दिया। एरर में क्या कर रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि टपल हमारा क्या करता है, आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकता है, टपल में चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये रीड ओनली डेटा स्ट्रक्चर हो गया। आपने एक बार डिफाइन कर दिया, उसके बाद बस आप रीड करिए उसमें से, इसके अलावा और आप नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टपल के साथ हमारे कौन कौन से फंक्शंस हमारे लगते हैं, तो टी डॉट लगा के आप जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फंक्शन शो कर रहा है, एक आपका काउंट और सेकंड इंडेक्स, बस 2 फंक्शन कॉल कर रहा है। अगर आप काउंट करके अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो टी डॉट काउंट आप इस तरह से आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अंदर अपेंड, इंसर्ट, डिलीट ये वाले आपके ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं डिक्शनरी। अब डिक्शनरी हमारा किस टाइप का डेटा टाइप है, टपल और लिस्ट तो हम पहले भी देख चुके हैं, चलिए डिक्शनरी की बात करते हैं। तो डिक्शनरी हमारा क्या है, डिक्शनरी इज़ एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ द की वैल्यू पेयर of item. It's like an associative array of the hash table where the each key stored in a specific value. Key can hold the primitive data type whereas the value is an arbitrary Python object. तो इसमें क्या होता है कि जो डिक्शनरी होती है हमारे इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर में होता है, और इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, डेटा हमेशा अनऑर्डर रहेगा। और जो की आप बनाएंगे वो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप का की बनाएंगे, और जो वैल्यू आप बनाते हैं, वैल्यू बेसिकली पाइथन का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसको डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है, और इसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल आप ये देखिए कि d इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करा 1:2, देन आपको मतलब कॉलन लगाना है 1 के बाद, और उसके बाद वैल्यू देनी है, 2 है वैल्यू देनी है, 3 है आपको वैल्यू देनी है, 4 है आपको वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे हमने कॉमा के साथ सेपरेट किया, और की और वैल्यू के बीच में हमारा क्या आता है, कॉलन यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप डिक्शनरी को डिफाइन करेंगे। डिक्शनरी को प्रिंट करना है, आप डी यूज़ करेंगे। डिक्शनरी का कोई एक पोजीशन पे वैल्यू देखनी है, तो डी ऑफ 1, डी ऑफ 4, बेसिकली 1 एंड 4 इज़ अ की, यानी कि की का यूज़ करके ही आप वैल्यू को देख सकते हैं। इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है कि आप 0 इंडेक्स की वैल्यू देखेंगे या सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू देखेंगे, ये सिर्फ की के बेसिस पे आपको वैल्यू शो करता है। और डी डॉट कीज़ करते हैं तो सारी कीज़ प्रिंट कर देता है, डी डॉट वैल्यूज़ आप प्रिंट करते हैं तो सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करता है।
तो चलिए इसका भी हम प्रोग्राम देख लेते हैं। टपल फाइल ओपन, हमने यहाँ पे डिक्शनरी नाम से, ये ना डिक्शनरी, तो डिक्शनरी पे क्लिक करा तो ये आपकी डिक्शनरी आ गई। ठीक है, हमने फाइल बनाई हुई है, DIC नाम से फाइल बनाई है। देन कर्ली ब्रेसेस 1 में हमने 1 लिखा, 2 में 2, 3 में 3, 4 एंड 4, 5 एंड 5। तो 1 2 3 4 जो आपकी इंटीजर में लिखे हुए हैं, दीज आर द कीज़, और जो सिंगल कोड के अंदर 1 2 3 4 5 लिखा है वो है वैल्यूज़। तो अब आप इसको प्रिंट करेंगे कि डिक्शनरी को आपने प्रिंट करा, और टाइप आप देंगे DIC टाइप का, यानी कि ये जो डिक्शनरी है ये किस टाइप की है वो टाइप बताएगा। डिक्शनरी के हम सारे कीज़ को प्रिंट कर रहे हैं, डिक्शनरी के हम सारे वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं, और डिक्शनरी के की के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एक वैल्यू को गेट कर रहे हैं या आप प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, और आप इसके अंदर इनको हम यूज़ करते हैं। और ये क्या है, ये अभी मैं बताती हूँ इसका यूज़ किस लिए होता है। तो आप इसको कमेंट बना दो। ठीक है, सेव करेंगे, F5 करेंगे। ओके, ये कह रहा है जो ट्रिपल कोट आपने स्टार्ट किया था उसको क्लोज भी करना ज़रूरी है। एंड ऑफ फाइल इज़ अ लिटरल, सेव F5। ये देखिए कितनी सारी इसने एरर दे दी। 4 आपने बना दिया तो 4 को ये एरर दे रहा है। तो देखो यहाँ पे आ गया डिक्शनरी सबसे पहले, तो डिक्शनरी की इसने की एंड वैल्यू दोनों प्रिंट कर दी। इसकी हम टाइप चेक कर रहे हैं, तो DICT टाइप का, यानी कि डिक्स्ट टाइप का इसका क्लास है, क्लास का नाम ये है। और अगर हम कीज़ को प्रिंट कर रहे हैं तो सारी कीज़ ये हो गई। वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज़ इसने प्रिंट कर दी। और उसके बाद 3 नंबर की पे कौन सी वैल्यू है तो वो वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, ये की वैल्यू पेयर हमारा शो करता है। इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, अनऑर्डर्ड होता है, बस की के बेसिस पे आप वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, इट्स अ बुलियन डेटा टाइप। जो नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है वो हमारा क्या है, बुलियन है। बुलियन बेसिकली क्या होता है, बुलियन बिल्ड इन फंक्शन होता है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यू आती है, इट्स ट्रू एंड फॉल्स। आप या तो ट्रू इसमें प्रिंट कर सकते हैं या फिर फॉल्स प्रिंट कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही तरह की वैल्यू आएगी। और जो ट्रू होता है वो आपका नॉन ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो फॉल्स होता है वो ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, आप ज़ीरो करते हैं तो फॉल्स आएगा, अगर आप नॉन ज़ीरो लिखते हैं तो ट्रू आएगा। तो इसको भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बस हम सिर्फ टाइप लिख रहे हैं, ट्रू, T कैपिटल होगा। ठीक है, फॉल्स में F कैपिटल होगा। तो इस तरह से हमने टाइप करा ट्रू और यहाँ हमने प्रिंट करा ट्रू। तो ये बुलियन टाइप की वैल्यू को क्या दिखाता है, तो बुलियन टाइप की वैल्यू को दिखाता है। तो देखो यहाँ पे क्लास बता रहा है, क्योंकि टाइप हमने देखा तो टाइप में ये बूल इसकी क्लास है, और जो ट्रू है तो प्रिंट भी उसने ट्रू ही प्रिंट कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट, कि सेट टाइप का आपका किस टाइप का जो डेटा टाइप है वो कैसा होता है। तो पाइथन में अगर हम सेट की बात करें तो सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है डेटा टाइप का, ये आपका म्यूटेबल है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड हैज़ अ यूनिक एलिमेंट। द सेट ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज़ अनडिफाइंड, यानी कि सेट के अंदर जो भी आप वैल्यू देते हैं उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। इट में रिटर्न द चेंज सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट को ये अलग अलग सीक्वेंस में भी दिखा सकता है, जितनी बार प्रिंट करे उतनी बार में भी हो सकता है सीक्वेंस बदल दे। और ये सेट जो इसका बिल्ड इन फंक्शन है उससे हम सेट को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट पास्ड इन द कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर जैसे डिक्शनरी में कर्ली ब्रेसेस में होता है उसी तरह यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस में आप डेटा देते हैं और कॉमा के थ्रू से इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, और मल्टीपल वैल्यूज़ इसके अंदर आ सकती हैं। एग्जाम्पल कहें तो ये हमारा एक सेट है, सेट 1, और इसको हमने सेट फंक्शन से हमने डिफाइन करा है। और नेक्स्ट सेट 2 है, और उसके अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हमने इसके अंदर प्रिंट कर दी। अब आप प्रिंट करिए सेट 2 को, और सेट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि म्यूटेबल है, तो सेट 2 डॉट ऐड का यूज़ करके आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। आप रिमूव फंक्शन का यूज़ करके आप वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। चलिए हम इसको भी एक बार देख लेते हैं।
फाइल ओपन करेंगे, ये सेट हमारी फाइल बनी हुई है। ये देखें, तो सेट में हमने क्या करा, एक हमने सेट यूज़ करा है, ठीक है। सेट फंक्शन का यूज़ करके हमने S1 सेट डिक्लेयर करा। एक S2 वेरिएबल है जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ हमने इसके अंदर दिए हैं, और उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया S1, प्रिंट कराया S2। हम दोनों के टाइप प्रिंट करा रहे हैं, S1 का टाइप एंड S2 का टाइप, और उसके बाद हम वैल्यू ऐड करा रहे हैं। S1 के अंदर आपने ऐड कर दिया 20, फिर आपने प्रिंट करा, देन आपने 10 ऐड करा, फिर आपने प्रिंट करा, ठीक है। आपने 50 ऐड करा और उसके बाद आपने प्रिंट करा, ठीक है। हमने 10 ऐड करा फिर प्रिंट नहीं करा है, बेसिकली हम फिर लास्ट में प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले से ऐड तक का देख लेते हैं, और ये बाकी को हम फिर देखते हैं। सेव करेंगे और F5। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हमने S1 को प्रिंट करा, तो S1 हमारा क्या है, सिंपल सेट जो एक ब्लैंक सेट है, ठीक है। नेक्स्ट S2 को प्रिंट करा, तो S2 के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ रही है, ठीक है, कोई भी वैल्यू पहले आ जा रही है। देन उसके बाद हमने टाइप सेट, टाइप देखा दोनों का, तो दोनों का टाइप हमारा सेट है। फिर हम ऐड कर रहे हैं 20, यहाँ 20 ऐड कर रहे हैं, तो इधर S1 के अंदर 20 प्रिंट कर रहा है। फिर हम 10 को ऐड कर रहे हैं और फिर प्रिंट कर रहे हैं, तो 10 एंड 20 दिखा दिया। फिर हम 50 ऐड कर रहे हैं, देन प्रिंट कर रहे हैं, तो अब 50 क्या है, लास्ट में हमारा दिखा दिया। तो ये हमारा डेटा जैसे मर्जी कुछ भी हमारा दिखा सकता है। तो अनऑर्डर्ड बेसिकली है, कोई इसका ऑर्डर नहीं है जिसमें हमारा डेटा दिखा रहा है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं अगर हमें डेटा रिमूव करना है, तो चलिए रिमूव को भी चेक कर लेते हैं। एक तो हम S2 डॉट रिमूव, रिमूव से हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू दी जिस वैल्यू को हमें डिलीट करना है, तो ये S2 से रिमूव कर रहे हैं और S2 को हम प्रिंट कर रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे वही इटरेट करना है, यानी कि सेट की एक एक वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। तो हम फॉर लूप का यूज़ करके वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो फॉर ए इन S2 देन प्रिंट ए, तो S2 की जो एक एक वैल्यू है वो उठ के किसके पास आएगी, ए के पास, और फिर हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो सेव करेंगे एंड F5। तो देखिए यहाँ पे जब हमने लास्ट टाइम यहाँ तक देखा था, इसके बाद इसने एक वैल्यू को डिलीट करा और डिलीट करने के बाद बाकी वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। देन उसके बाद इसने रिमूव, फिर उसके बाद इसने एक एक करके वैल्यू इटरेट कर दी, यानी कि ये फॉर लूप का यूज़ करके हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इट्स एन सेट, सेट का हमने देखा। इसके बाद हम बात करते हैं पाइथन कीवर्ड की। कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड बेसिकली इज़ अ रिजर्व्ड, स्पेशल रिजर्व वर्ड्स, जो अलग से रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को इसका मीनिंग पता होता है कि क्या करता है ये, और ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए या एक स्पेसिफिक मीनिंग होल्ड करते हैं, या स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए इन कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है। पाइथन में कितने सारे कीवर्ड हैं जो हम यूज़ करते हैं, और कीवर्ड को एज अ वेरिएबल हम कभी यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड सिर्फ कीवर्ड के लिए ही काम आता है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है सिर्फ वहीं पर ही यूज़ होता है, इसके अलावा ये यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा है ट्रू फॉल्स, ये जितनी भी लिस्ट है ये सारी लिस्ट हमारे कीवर्ड की है। तो इन कीवर्ड्स को कभी भी एज अ वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनका भी हम एक एक करके यूज़ देखेंगे, कहाँ पे कौन सी चीज़ें यूज़ होती है। तो अभी हमने ट्रू एंड फॉल्स तो देख ही लिया बुलियन के अंदर, बाकी हम आगे आगे जैसे यूज़ होता रहेगा वैसे वैसे हम देखते रहेंगे। देन हम बात करते हैं पाइथन ऑपरेटर्स की। हमारे पास कितने टाइप के पाइथन में ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो पाइथन के अंदर ऑपरेटर कहें तो अर्थमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी, ये सारे हमारे ऑपरेटर अवेलेबल हैं, जिन ऑपरेटर से हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अर्थमेटिक ऑपरेटर में देखें, तो अर्थमेटिक में आता है प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड, ये तो आपने देखे ही थे अभी तक। ये नॉर्मली आपके सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट सब में यूज़ होता है। इसमें दो तरह के ये अलग से आपके जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो अवेलेबल हैं, जिसमें डबल स्टार, जो डबल स्टार होता है वो बेसिकली एक्सपोनेंट यानी कि पावर के लिए यूज़ होता है।
पावर बनाने के लिए। और जो आपका डबल डिवाइड है, बेसिकली डबल स्लैश जो यूज़ होता है, इसको हम कहते हैं फ्लोर डिवीज़न। तो फ्लोर डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि जब आप दो ऑपरेंड्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो उसका क्वेश्चन आता है, बेसिकली जो आंसर आता है, उस आंसर की ये फ्लोर वैल्यू दिखाएगा, यानी कि पॉइंट्स में आंसर नहीं दिखाएगा, फ्लोर वैल्यू दिखाता है। तो ये आपका जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर में नए दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं एक बार कि ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो ये है अर्थमेटिक डॉट पाई। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक के अंदर एक हमने वैल्यू दी a, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू एंटर करेंगे, इंटीजर टाइप का है। दूसरी हमने वैल्यू दी वो भी इंटीजर टाइप का है। और अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी, प्लस को यूज़ कर रहे हैं, माइनस यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे हैं, डिवाइड यूज़ कर रहे हैं, मॉड एंड डबल, ठीक है, और डिवाइड हमारा फ्लोर डिवीज़न, और ये पावर, दोनों को ही यूज़ करके हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो दो वैल्यू एंटर करनी है, आप कुछ भी एंटर कर दीजिए। मैंने एक दे दिया 8 और दूसरा दे दिया 3, ठीक है। 8 और 3 प्लस करेंगे तो 11, माइनस करेंगे 5, मल्टीप्लाई करेंगे 24, डिवाइड करते हैं तो 2.666, मॉड करते हैं यानी कि रिमाइंडर जो आता है वो 2 आता है, और एक्सपोनेंशियल पावर यूज़ करते हैं यानी कि 8 की पावर 3, तो 512, और 8 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2.666 आ रहा है। ये फ्लोर डिवीज़न में इसने सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हटा दी, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू दी है, यानी कि फ्लोर वैल्यू दी है, तो ये आ गया 2। तो इस तरह से हमारे सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म होंगे। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारा इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, और लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, यही सारे यूज़ होते हैं। और इनका यूज़ हम इफ़ कंडीशन के साथ करेंगे। अगर हमें जब भी दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करनी है तो कंपैरिजन के लिए हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। तो इसको जब हम इफ़ कंडीशन करेंगे तब हम इनका यूज़ देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, एक सिंगल इक्वल से तो आप असाइन कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉड इक्वल, फ्लोर डिवीज़न इक्वल और एक्सपोनेंशियल इक्वल, इन सब का यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ बेसिकली ये है कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं a इक्वल्स टू a प्लस बी, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल्स टू बी। तो ये बेसिकली शॉर्टकट है। शॉर्टकट यानी कि अगर आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो इस पूरे स्टेटमेंट की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। बट इसके अंदर दो ही वेरिएबल है, देखो थर्ड वेरिएबल नहीं है। थर्ड वेरिएबल होता है तो आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते, फिर आपको कम्प्लीटली c इक्वल्स टू a प्लस बी ही लिखना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर थर्ड वेरिएबल में स्टोर कराते हैं तो। इसी तरह से a इक्वल्स टू a माइनस बी, तो उसका शॉर्ट क्या आएगा, इसका आएगा a एक माइनस इक्वल्स टू बी, ठीक है। उसी तरह a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b, a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू b, देन a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, तो आप करेंगे a डिवाइड इक्वल्स टू b। तो इस तरह से जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं वो सारे ऑपरेटर को आप इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये इस तरह से शॉर्ट में लिखने से क्या होता है, सेम वेरिएबल से आपकी कैलकुलेशन भी हो रही है और असाइनमेंट भी हो रही है। तो आप इन सब का यूज़ इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर की। अब ये बिट वाइज का मतलब क्या होता है, बिट वाइज ऑपरेटर का मतलब होता है जो बिट्स पे काम करता है। जैसे कि हमें पता है जो बाइनरी नंबर है वो 0 1 पे काम करता है, तो 0 हुआ या 1 हुआ। अब 0 1 कोई भी अगर हम इंटीजर नंबर ले रहे हैं तो उसका एक बाइनरी नंबर होता है और ये उन्हीं बाइनरीज पे काम करता है, उसी बिट पे काम करता है। तो बाइनरी में आता है एंड, और, बाइनरी एक्सॉर, नेगेशन, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो अब ये कैसे काम करते हैं, तो चलिए ज़रा इसको देख लेते हैं।
तो बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर ये हमारा हमने कुछ दो वैल्यू ली, जैसे ए है, एक वैल्यू है जिसके अंदर 5 है, बी एक वैल्यू है जिसके अंदर हमारा 6 है। तो 5 हो गया, 6 हो गया। अब हम इसकी बाइनरी निकालेंगे और फिर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ए एंड बी, ए और बी, ए एक्सॉर बी, नेगेशन ए, और ए लेफ्ट राइट शिफ्ट 2 और ए लेफ्ट शिफ्ट 2, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो चलिए इसका पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेश पेज पे कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या आया, पहला हमने ए एंड बी करा था तो इसने आया 4। 4 का मतलब क्या है कि जैसे 5 जो हमारा होता है, 5 की बाइनरी क्या होती है, 5 की बाइनरी होती है 101, ठीक है। और उसी तरह जो 6 है, 6 की बाइनरी क्या होती है 110। तो इसने एक एक बिट लिया। एक एक बिट का मतलब क्या है, 101 और 110, इनके बीच में क्या लगा दिया, इनके बीच में एंड ऑपरेटर लगा दिया। एंड ऑपरेटर लगाते ही इसने क्या दिखाया 100। तो 100 का मतलब है ये 0 और ये 1 का आंसर है 0। फिर सेकंड बिट लो, सेकंड बिट है 1 और यहाँ पे है सेकंड बिट 0, तो आंसर क्या है 0, ठीक है। और फिर लास्ट वाली बिट जो है वो है इसमें भी 1 और इसमें भी 1, तो 1 1 जहाँ आएगा वो इसकी जगह 1 आएगा, इसके अदरवाइज इसमें 0 आएगा। तो 100 जो है वो होता है 4, ये बाइनरी होती है 4 की, तो इसलिए आंसर पहला आया 4। दूसरा 7 जो आया वो और का है, यानी कि 101, इसमें हम 101 करते हैं और लगा दो और 110, ठीक है। हमने ये करा और एंटर कर दिया, तो देखो इसने क्या आंसर दिया 111। 111 का मतलब है 7, ठीक है। 111 बाइनरी में जो होता है वो 7 होता है। तो यहाँ पे अगर किसी भी एक जगह 1 मिल गया तो 1 आता है। तो 101 में यहाँ पे भी 1 मिल गया, ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 0 है, और लास्ट वाली बिट तो दोनों की ही 1 1 है, तो इसलिए 111 आ गया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा एक्सॉर। अब एक्सॉर जो होता है, एक्सॉर में देखो, एक्सॉर में है 101 और इसका यूज़ होता है कैरेट, ये साइन होता है, ठीक है, और 110। इसको अगर हम करते हैं तो 1 1 आंसर आया। तो 1 1 का मतलब क्या है हमारा 3, ठीक है। 1 1 का मतलब क्या है, वो हमारा 3 है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हमारा क्या लिखा हुआ है एक्सॉर में, रिजल्टिंग बिट विल बी 1 इफ़ द बोथ बिट आर डिफरेंट, यानी कि अगर दोनों बिट अलग होती हैं तो 1 आंसर देगा, अदरवाइज़ ये 0 आंसर देगा। तो इसमें क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ये लास्ट वाले बिट में दोनों सेम है 1 1, ठीक है, और बाकी दोनों बिटें अलग हैं, ये दोनों बिट्स अलग हैं। तो इन दोनों बिट का ही 1 1 आया और उधर लास्ट में क्या आया 0 आया ऑलमोस्ट, तो इसलिए ये 3 आंसर दे रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या है नेगेशन ए। नेगेशन ए का मतलब सीधा ही रिवर्स हो जाता है जो हमारी बिट होती है। तो ए के अंदर 101 है, तो पहले आप नेगेशन लगा दो, आप नेगेशन लगा दो और 101 कर दो। नेगेशन का 10 करेंगे तो ये रिवर्स करके दिखा दिया, ठीक है, हमेशा ये रिवर्स करके दिखा देता है, ये बिट वाइज रिवर्स करता है। 102 दिखा रहा है माइनस में, तो माइनस में 102 का मतलब ये होता है कि इसके अंदर, हाँ जी, तो इसके अंदर हमारा क्या है कि नेगेशन है, तो नेगेशन में हमारा ये रिवर्स बिट में हमारा वैल्यू दिखा रहा है। रिवर्स बिट बेसिकली ये होती है कि जैसे अगर आपका 101 है, ठीक है, सॉरी, हाँ, अगर 101 है तो इसका रिवर्स होके उल्टा हो जाएगा, जहाँ 0 था वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ 1 था वहाँ 0 हो जाएगा। तो बेसिकली 1010 ये हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड जो है ये आउटपुट दे रहा है वो -6 हमारा दे रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हम इस पे अगर हम आते हैं तो हमारा इस पे नेक्स्ट आता है ये रहा एक्स ए, आपका राइट शिफ्ट है 2 और ए जो है लेफ़्ट शिफ्ट है 2। तो राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, राइट शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट में आपका डिफरेंस होता है कि इसमें जो आप राइट शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट के अंदर हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यू हमारी हो जाती है हाफ।
जैसे कि अगर आप इसमें कर रहे हैं 5 है, तो 5 को अगर आप हाफ करते हो तो 5 का हाफ होता है 2.5, बट वो कंसिडर होता है एज अ 2, पॉइंट के बाद वैल्यू कंसिडर नहीं होती। और 2 का हाफ करेंगे तो वो होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो वो होता है 1, और यहाँ पे ए को अगर आप लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हो तो लेफ़्ट शिफ्ट में वैल्यू हो जाते हैं डबल, यानी कि 5 की एक बार डबल करा तो 10, 10 का एक बार डबल हुआ तो हो गया 20। तो इसलिए ये आंसर जो है आपका 1 एंड 20 शो कर रहा है। तो इस तरह से हमारे बिट्स पे काम होता है। जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो हमेशा बिट पे काम करता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा एंड और एंड नॉट यूज़ होता है। ये भी हमारा इफ़ कंडीशन के साथ यूज़ होगा, ठीक है। तो जब हम इफ़ कंडीशन की बात करेंगे तब हम इन सबको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में इन एंड नॉट इन। इन बेसिकली चेक करता है कि आपका लिस्ट, टपल या डिक्शनरी, इसमें अगर कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू मतलब इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमारा इन का यूज़ होता है। यानी कि इवेल्युएट होता है ट्रू इफ़ द फर्स्ट ऑपरेंड इज़ फाउंड इन द सेकेंड ऑपरेंड, यानी कि फर्स्ट ऑपरेंड सेकेंड में मिल जाए तो। और सेकेंड ऑपरेंड हमारा कौन सा होगा, लिस्ट, टपल या डिक्शनरी टाइप। इसी तरह से नॉट इन होता है। नॉट इन इवेल्युएटेड ट्रू, तब ये ट्रू होता है जब फर्स्ट ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेंड में नहीं मिलता है, नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसको भी अगर हम इन एंड नॉट इन की बात करें तो ये भी हमारा इफ़ कंडीशन में ही यूज़ होगा, ठीक है। इफ़ में हम इसको चेक कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दे ट्रू, और नहीं है तो प्रिंट कर दे फॉल्स। जैसे कि अगर, चलिए इसको मैं इफ़ कंडीशन में ही बताऊंगी जब भी हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद इज़ एंड इज़ नॉट, इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इज़ और इज़ नॉट होता है इज़ इवैल्यूएटेड टू बी ट्रू इफ़ द रेफरेंस ऑफ द प्रेजेंट एट द बोथ साइड पॉइंट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि बोथ साइड की वैल्यू अगर एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रही है तो इज़ में ट्रू होता है। और यहाँ पे अगर बोथ साइड अगर सेम ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहे हैं तो ये ट्रू तब होता है जब ऑब्जेक्ट रेफर नहीं कर रहे होते, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहे होते हैं। तो देन हम अब बात करते हैं पाइथन कमेंट की। कमेंट हमारे किस टाइप के होते हैं, इसमें दो टाइप के कमेंट होते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट बनाना है तो आप हैश का यूज़ कर सकते हैं, हैश से आप सिंगल लाइन कमेंट बनाते हैं। और अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट बनानी है तो आप वही ट्रिपल कोट का यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल कोट से आपका बन जाता है स्ट्रिंग, ठीक है। बट वो स्ट्रिंग तब तक है जब तक वो आप किसी वेरिएबल में आप असाइन कर देते हैं। अगर आप असाइन नहीं करते हो तो वो हमारा क्या है, वेरिएबल नहीं है, तब तक वो कमेंट बन जाता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ट्रिपल कोट लगा दिया और यहाँ पे भी मैंने ट्रिपल कोट लगा दिया, ठीक है। तो ट्रिपल कोट लगाया तो बेसिकली क्या है, इसका आउटपुट हमारा शो कर रहा है, ओके। तो यानी कि ये हमारा सिंपल एक कमेंट बन गया। और अगर आप इसको किसी एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, जैसे कि मैंने एसएस में असाइन कर दिया, ओके, और फिर हम इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं एसएस को, ओके, सेव करेंगे, चेक करेंगे, तो फिर क्या कर रहा है वो एसएस में एज इट इज़ ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है। यानी कि वो कमेंट तो बन गया बट वो स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग बन गया है, बट वो किसी एक वेरिएबल में स्टोर है और स्टोर होने के बाद वो प्रिंट कर रहा है। तो एज इट इज़ हमारी लाइनें प्रिंट हो रही हैं, ना कि ये कैलकुलेट होके प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो हम उस स्ट्रिंग का एज अ कमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, बस आपको असाइन नहीं करना किसी एक वेरिएबल में। तो इस तरह से आप कमेंट बना सकते हैं, ओके। होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, आपको पसंद आया होगा आज का। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।